हेलो दोस्तों, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। एक ऐसे नेटवर्क हमने बनाए हैं जिसमें हम एक खास एरिया प्रोटेक्ट कर देते हैं, भी इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हम एक एफर्ट से बात नहीं बनती, सारे एफर्ट इंटीग्रेटेड होने चाहिए। तो हम पूरा एरिया की अप्रोच लेके चलते हैं। तो पढ़ते हैं जी। टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इकोसिस्टम्स और स्पीसीज इन देयर प्रिस्टीन एनवायरनमेंट, उनके अपने ही एनवायरनमेंट में जहां पर वो पाए जाते हैं, उस एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम या स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड वेरियस एरियाज कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हम प्रोटेक्टेड एरिया का निर्माण कर देते हैं। हियर आउटसाइड इंटरफेरेंस इज रिस्ट्रिक्टेड, मीन बाहर वालों की इंटरफेरेंस रिस्ट्रिक्टेड होती है। प्रॉपर चेक बैलेंस उनके ऊपर लगाया जाता है। एंड एफर्ट्स आर डन फॉर प्रॉपर, किसके लिए एफर्ट किए जाते हैं? फॉर प्रॉपर प्रिजर्वेशन, उनके संभाल के लिए, कंजर्वेशन के लिए। ठीक, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में थोड़ा फर्क है। कंजर्वेशन एक स्टेप आगे है। प्रिजर्व करने का मतलब जो है उन्हीं को बचाना, कंजर्वेशन का है कि उनको बचाना भी है और प्लस और एफर्ट करने हैं ताकि उनके ऊपर जो खतरे हैं वो हटाए जा सके। ठीक, कंजर्वेशन एक स्टेप आगे है प्रिजर्वेशन से। एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस इकोसिस्टम्स एंड स्पीसीज। ठीक है जी। तो इंडिया ने क्या किया? बाय शोइंग कंसर्न्स टुवार्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन 1970 इंडिया अडॉप्टेड ए पॉलिसी। तो इंडिया भी पॉलिसी लेकर आया, हाँ भी हम भी अपने वाइल्ड लाइफ को क्या करेंगे? बचाएंगे, कंजर्व करेंगे। फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। तो फिर हमने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्ट कर दिया, बना दिया। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है जी। ठीक, अच्छा जी। This act led to the growth of protected areas, है ना? जो प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क है उनकी ग्रोथ हुई। उसमें नेशनल पार्क भी आते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है और सिंपल और प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें बाद में ऐड हुई जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कम्युनिटी रिजर्व वगैरह ऐसे। तो ये हम एरिया को डिफाइन करते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनके नामों में फर्क है। बेसिकली हम एरिया अप्रोच से इकोसिस्टम को और स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। These networks were further strengthened through the various conservation projects। तो साथ साथ हम कई प्रकार के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी लेकर आए, जैसे टाइगर को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल के लिए, मगरमच्छों के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ऑपरेशन सेव कुरमा फॉर टर्टल्स। सेव कुरमा, कुरमा किसे कहते हैं? टर्टल्स को। इस प्रकार हम कई प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं। वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स आर गिवन बिलो। अब हम इन कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहले बात आती है जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 provides that the state government can declare certain areas as wildlife sanctuaries। जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है ये क्वेश्चन आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके अंडर बनती है, उसको कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो उसमें कितनी लेवल की प्रोटेक्शन होती है, क्या वो स्पीसीज ओरिएंटेड है, ऐसे।
तो इसको एक एक लाइन को हमने ध्यान से पढ़ना है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, तो डिक्लेयर कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सर्टेन एरियाज एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपने एग्जाम में ना मेंस में एक बार लिखकर बाद में WPA ही लिखना है। कब, कौन कौन सी कंडीशंस है, इफ द एरिया इज हैविंग एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस, अगर उस एरिया के इकोलॉजिकल रूप में, जियोमॉर्फोलॉजिकल मतलब धरती के ऊपर उसकी फीचर्स कैसी हैं, वो समतल है, पहाड़ है, नदियां हैं, पठार है, प्लेटू है, क्या है, तो उसका अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस, इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर लगे हाँ भी जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकती है। ये है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बात आती है कि नेशनल पार्क की। स्टेट गवर्नमेंट यहां पर भी कौन डिक्लेयर करता है, नेशनल पार्क भी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन आल्सो डिक्लेयर सर्टेन एरियाज एज नेशनल पार्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन एडिशन टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंचुरी भी स्टेट डिक्लेयर करती है और नेशनल पार्क भी, एक्ट सेम है। क्राइटेरिया इज सेम, क्राइटेरिया भी सेम है, ठीक है, क्राइटेरिया भी सेम है। अब आप कहोगे सर फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम पढ़ेंगे, पेशेंस रखो। दैट इज द एरियाज हैविंग एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। Central government can also declare wildlife sanctuary and national park under certain conditions। ये इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है। आगे बात आती है जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है। देखो, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा कहाँ है, नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। सर्टन एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक ग्रेजिंग आर रेगुलेटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रेगुलेटर मतलब दे आर अलाउड अंडर सर्टन कंडीशंस। तो ठीक है यार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कुछ कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे अपने जानवरों को ग्रेजिंग करवा सकते हो ताकि वो घास वहां की खा ले, बट दीज आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में ऐसी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है क्योंकि नेशनल पार्क में क्या है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होती है। ये बात होगी। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्राइमरीली फोकस इज ऑन पर्टिकुलर स्पीसीज। वहां पर हम पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर फोकस करते हैं, किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल द नेशनल पार्क्स आर नॉट प्राइमरली फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर स्पीसीज, और ऐसा नेशनल पार्क में नहीं होता। लेटर इन 2003, बाद में हमने 2003 में बाय अमेंडिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या किया, प्रोविजंस फॉर कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर मेड। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व किस एक्ट के अंदर है, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही है। पहले नहीं थे, बाद में हमने 2003 में अमेंडमेंट करके ये वाले भी इस एक्ट के अंदर ऐड कर दिए, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। पढ़ेंगे हम क्या है ये। दिस प्रोवाइडेड मैकेनिज्म फॉर रिकॉग्निशन एंड लीगल बैकिंग टू द कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है। जब जो जनता है वो कुछ एफर्ट कर रही है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के लिए, तो उनकी मैकेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना है और उसको लीगल बैकिंग देनी है, ये काम है। हियर क्या होता है, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड सो दैट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज अचीव्ड, ठीक है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड्स ऑफ द कम्युनिटी
कि हे कम्युनिटी वालों, हे जनता, तुम भी अपने हिसाब से वाइल्ड लाइफ का थोड़ा यूज कर सकते हो अपने लिए, और साथ में कंजर्व भी करो ताकि बैलेंस मेंटेन रहे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी हो और कम्युनिटी के लोग भी अपनी नीड को पूरा कर सकें उस रिजर्व से। ठीक है जी, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आता है जी कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्या होते हैं? इट इज एन एरिया एडजेसेंट टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के पास वाला एरिया उसे कहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है जी। दैट इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो किसके अधिकार में होता है? स्टेट गवर्नमेंट के। एम इज टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। बेसिकली हमने प्रोटेक्ट ही करना है हैबिटेट को। देखो क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज कंजर्वेशन रिजर्व आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटी। तो लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट करके वो कह देते हैं हाँ जी, एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के आसपास वाला एरिया क्या है, इतना कंजर्वेशन रिजर्व है। तो उस रिजर्व में कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। हाँ भी जनता, तुम अपनी कुछ जरूरत की चीजें जहां पर कर सकते हो, जैसे भैंसों को चरवाना वगैरह ऐसे। आगे है जी कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी क्या है? समाज। इट इज एनी कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड, जहां तो समाज की लैंड हो, धरती हो, जहां किसी पर्सनल हो की प्राइवेट बंदे की हो, दैट इज नोटिफाइड एज कम्युनिटी रिजर्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको डिक्लेयर कर देती है कानूनी रूप से भी ये क्या है, कम्युनिटी रिजर्व है। ठीक है, चाहे वो कम्युनिटी की साझी जमीन हो सकती है, कॉमन लैंड, या किसी प्राइवेट बंदे की भी लैंड हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स कंसर्न आर एग्रीड टू ऑफर दिस एरिया फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्लोरा एंड फौना, देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर। ठीक है, कोई लैंड है, चाहे वो काम की समाज की साझी है या किसी प्राइवेट बंदे की है, उसको सरकार सहमति से ले लेती है ताकि कंजर्वेशन एफर्ट किए जा सकें। किसके लिए? वहां की फ्लोरा फौना, ठीक, जीव जंतु और उनके ट्रेडिशन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसको कह देते हैं कम्युनिटी रिजर्व। द एम इज टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। जनता की सामाजिक और आर्थिक कंडीशन इंप्रूव करनी है, लिविंग इन सच एरियाज अलॉन्ग विद कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। ठीक, हो सकता है कि समाज के पास उतने रिसोर्स नहीं है कि वो कंजर्व कर पाए, तो सरकार इनसे ये जमीन लेकर अपने से पैसा लगाकर कंजर्वेशन एफर्ट करती है। तो जनता का भी फायदा कि उनको घास वगैरह मिल जाएगी, लोकल उनके ट्रेडिशन कल्चर का प्रिजर्वेशन हो जाएगी, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी होगी, है ना, और उनका इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उनकी भैंसों को चारा मिलेगा, उनका अपना इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, तो आर्थिक उन्नति भी होगी, सामाजिक ताना बाना भी ठीक रहेगा, अपने से वो इतना एफर्ट कर नहीं पाएंगे। एक कमेटी इज फॉर्म टू मैनेज द रिजर्व। तो इसके लिए सरकार एक कमेटी बना देती है कि आप इस रिजर्व को मैनेज करो। इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, इसलिए आपने इसको बार बार देखना है, पढ़ना है, कंसेप्ट को ग्रैस्प कर लेना है। आगे बात आती है जी कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज। ऐसे एरियाज जिनको प्रोटेक्शन दी गई है, और वो कहाँ है? कोस्ट में। इट्स एम इज टू प्रोटेक्ट कोस्टल मरीन इकोसिस्टम। कोस्ट में जो समुद्री इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है जी, क्योंकि क्या होगा कोस्ट में, साथ में समुद्र है। इन देयर प्रिस्टीन और नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, दीज आर इंटरटाइडल और सब टाइडल एरिया। इंटरटाइडल क्या होते हैं? लो टाइड और हाई टाइड वाला एरिया। सब टाइड क्या होते हैं? लो टाइड के थोड़ा नीचे वाला एरिया दैट इंक्लूड अंडरलाइंग टेरेन, तो नीचे वाली जमीन भी इसमें आ गई, ओवरलाइंग वाटर, इनके ऊपर वाला पानी भी आ गया, एंड अदर एसोसिएटेड फ्लोरा फौना एंड कल्चरल फीचर्स। उसके अलावा जीव जंतु और उनके अपने कुछ कल्चरल फीचर्स वहां पर, जैसे कुछ मान लो कि पेड़ पौधों का जगह हो सकती है जिसको वो पूछते हो वहां की जनता, या कुछ वैसे कल्चरल फीचर्स हो सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के एरिया हो सकते हैं। तो इन सबको क्या करना है? कोस्टल एरिया को सरकार ने प्रोटेक्शन देनी है।
ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सैक्रेड ग्रुप्स ना ऐसे एरिया होते हैं जहां पर ना पेड़ पौधे उगे होते हैं और आम जनता उस एरिया को थोड़ा धार्मिक आस्था से काफी रिस्पेक्ट देती है और वहां से पेड़ पौधे काटना अच्छा नहीं समझा जाता। तो मैं खुद पंजाब का हूँ, मैंने खुद ऐसे ग्रुप्स देखे हैं, पर आजकल क्या है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर ऐसे पेड़ पौधों की संख्या कम कर दी गई है। तो मैं आज भी, मुझे पता है कि एक बार मेरे दादाजी मुझे लेकर गए थे, ऐसे पेड़ों की जगह थी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जंगल में कहाँ जा रहा है, साइकिल से हम जा रहे हैं, तो एकदम अंदर जाकर फिर जगह निकलती है। पर अब क्या है, तो काफी पेड़ पौधे वहां काट कर तो उसको वो कर दिया गया है, अब सैक्रेड ग्रुप नहीं रहे। सैक्रेड ग्रुप का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर संघने पेड़ पौधे होते हैं और उस पूरे एरिया को वहां की जनता एक रेवड़ करती है, पूजती है, तो वहां से पेड़ पौधे काटने की मनाही होती है, अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया है और इधर मेघालय साइड में काफी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं यूपीएससी प्री में। सेकंड ग्रुप्स आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के कुछ कुछ एरिया कह लो, और नेचुरल वेजिटेशन दैट आर रेवर्ड बाय लोकल पीपल। वहां की लोकल जनता क्या करती है, उसको पूजती है। यूजुअली दीज ग्रुप्स आर डेडिकेटेड टू लोकल फोक डेटीज। तो आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे कुछ एरिए लोकल जो उनके भगवान होंगे, जैसे मैंने बताया कि पीरों की जगह थी, हमारे लोकल पीर थे वहां के, उसकी जगह थी, उनकी जगह थी, तो ये डेडिकेट होते हैं लोकल डीटी, उनके अपने भगवान। फॉर सेवरल जनरेशंस, कई जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक, दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज एज सिंबल ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशन। परंपरा और धार्मिक विश्वास के चलते इन ग्रुप्स को क्या है, प्रोटेक्ट किया जाता है वहां की लोकल जनता के द्वारा। लोकल बिलीव दैट, क्या है उनका सोच मत, देयर लक और फेट डिपेंड्स अपॉन द वेल बीइंग ऑफ दीज ग्रुप्स। भी अगर ये वाले ग्रुप्स हैं, अगर इनकी हेल्थ अच्छी है तो वो हमारी किस्मत भी अच्छी होगी, अगर इनको नुकसान हुआ तो हमें भी हानि होगी, हमारी किस्मत इससे जुड़ी हुई है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इट विल ऑफेंड द लोकल डिटी। अगर हमने थोड़ा इससे छेड़छाड़ की तो हमारे भगवान गुस्सा हो जाएंगे। दिस कैन कॉज नेचुरल कैलामिटीज, फेलियर ऑफ क्रॉप्स और अकरेंस ऑफ डिजीज। तो इससे भगवान गुस्सा होंगे तो कुदरती आपदा आ सकती है, हमारी फसल फेल हो सकती है, खराब हो सकती है और बीमारी फैल सकती है, ये सब चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में द गारो एंड खासी ट्राइब्स, कहाँ, मेघालय में, कंप्लीटली प्रोहिबिट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द सैक्रेड ग्रुप्स। तो वो कहते हैं कि सैक्रेड ग्रुप्स में किसी भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। गारो एंड खासी ट्राइब, मेघालय। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस एरिया में गारो खासी ट्राइब रहती है, ये सैक्रेड ग्रुप्स के लिए फेमस है, ऐसे कुछ कुछ आपको कंडीशन दे दी जाएंगी और फिर पूछा जाएगा ये कौन सा स्टेट है। तो मेघालय काफी फेमस है, ठीक है जी। इन अदर ग्रुप्स, कुछ और एग्जांपल ले लें, पिकिंग अप ऑफ ड्राइड लीव्स और डेडवुड में बी अलाउड। ये है कि हाँ भी चलो ठीक है, आप ना सूखे हुए पत्ते, जहाँ सूखी टहनियां जो कि डेड हो चुकी हैं, वो जहां से पिक कर सकते हो, बट कटिंग ऑफ लिविंग ट्री और इट्स ब्रांचेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, पर पेड़ काटना या उसकी टहनियां काटनी अलाउड नहीं होती। इन इंडिया वी कैन फाइंड सैक्रेड ग्रुप्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में है। देयर अबंडेंस इज मोर इन वेस्टर्न घाट्स एंड कर्नाटका। वेस्टर्न घाट में भी कहा, केरला में, कर्नाटका में काफी पाए जाते हैं ये। ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ओल्डर फॉर्म ऑफ वर्शिप। अब क्या है, जैसे धीरे धीरे इंसान की ना वर्शिप करने की ट्रेडिशन चेंज हो जाती है, तो इससे भी सैक्रेड ग्रुप्स को काफी नुकसान हुआ है। अब क्या है, अब हमको जैसे एक मंदिर बना दो, तो जैसे शहरों में है, गांवों में है, वैसे ही सैक्रेड ग्रुप में कर दो, तो उससे क्या है, उनकी नेचुरल कंडीशन, नेचुरल पूजा करने की विधियां चेंज हो रही हैं। ठीक है, इनटू टेम्पल फॉर्म ऑफ वर्शिप हो रही है। ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स आर फेसिंग थ्रेट्स एंड लूजिंग इट्स नेचुरलिटी। भी वहां कंस्ट्रक्शन कर दो, बड़ी सी पूरा रोड बना दो, तो इससे क्या होगा,
कुदरतपन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।